जैसे भाजपा का एक संगठन है बजरंग दल, उनका एक संगठन, उनका एक जुड़ा हुआ आरएसएस से कनेक्शन, हिंदू युवा वाहिनी उनका, वैसे ही उनका ईडी है, वैसे ही उनका सीबीआई है, वैसे ही उनका इनकम टैक्स है। तो ये सब उसके संगठन के बतौर काम करते हैं। भूमिहीन दलितों के संघर्ष, सामाजिक सम्मान के लिए संघर्ष के साथ ये पार्टी। मोदी रिजीम में हमने देखा कि हमारी विदेश नीति पूरी तरीके से अमेरिका के सामने घुटना टेकने वाली नीति बन गई। बीजेपी कोई सामान्य राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये एक फासिस्ट ताकत है। 14% के आसपास यादव, 7% भूमि, 3% भूमियार, 40% जमीन। तो ये जो इतना गैप है संसाधनों में, कैसे, कौन सी पॉलिसी ऐसी आएगी कि आप जमीनों का बंटवारा करेंगे दोबारा से? असल में विपक्ष से डरी हुई सरकार है बिहार में नीतीश कुमार है। ये यहाँ से अंबानी के लिए या उस तरह के कारखानों के लिए सस्ते मजदूर को सप्लाई करती है। ये सरकार ऊपर से लेकर के नीचे तक करप्शन में डूबी हुई है। शुरुआत जब था तो उन्होंने कहा कि हम आंदोलन में यकीन नहीं करते हैं। फिर एक चलता फिरता बढ़िया आंदोलन, बीपीएससी के बच्चों का आंदोलन चल रहा था, बेचारों को जाकर के वहां पे कंबल के नाम पे तमाशा किए, बच्चों का आंदोलन ले गए गांधी मैदान में, वहां से उनको डिस्टर्ब किया। नमस्कार, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं दा सुनामी। इस समय मेरी मौजूदगी पटना बिहार में है। बिहार में साल का अंत होने से पहले नई सरकार आप लोगों के सामने होगी। अब नई सरकार का चेहरा बदलेगा या वही चेहरा रहेगा, वो हम लोग जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। पटना में है बिहार, उन प्रदेशों में से एक है जहाँ पे लेफ्ट अभी जिंदा है, सांसें ले रहा है, और उन्हीं में से एक सीपीआई एमएल के विधायक, पालीगंज से विधायक संदीप सौरभ जी हमारे मौजूद। बहुत बहुत स्वागत है। लेफ्ट पूंजीवाद के खिलाफ, क्योंकि मैं पूंजीवाद के खिलाफ अक्सर जो है बात करता रहा, लेकिन बिहार उन प्रदेशों में से एक है जिनको लोग मानते हैं कि ये मजदूरों की फैक्ट्री है। सबसे बड़ा शिकार बिहार बना पूंजीवाद का। देश के अलग अलग प्रदेशों में बिहार से लोग जाते हैं, सिर्फ मजदूरी करने जाते हैं। तो क्या अगर आप लोग की सरकार आती है तो कितना बड़ा विजन आप इन मजदूरों के लिए लेके चल रहे हैं कि कम से कम बिहार से बाहर रहना? देखिए, लेफ्ट जो बना है, लेफ्ट की आम परिभाषा में लोग समझते हैं कि भाई मार्क्सवादी पार्टी, मार्क्सवादी चेतना है। लेकिन बिहार के अंदर जो माले है या माले पार्टी है, ये भूमिहीन दलितों के संघर्ष, सामाजिक सम्मान के लिए संघर्ष के साथ ही ये पार्टी बनी। पार्टी का जन्म ही वहीं से हुआ, जहां पर दलित भूमिहीनों ने जमींदारों के खिलाफ बगावत कर दी, अधिकार थी, वहां से मांगे बनी। तो एक सामाजिक जो बिहार की स्थिति है वो तो हम लोग देख रहे हैं। और पूंजीवाद बिहार को बर्बाद कर रहा है। पूंजीवाद तो बिहार में है ही नहीं, पूंजी ही नहीं है बिहार के पास, कल कारखाने ही नहीं। पूंजीवाद में तो कल कारखाना होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो बिहार का असल में पूंजीवाद बर्बाद कर रहा है, ऐसा बात नहीं है। बल्कि बिहार में जो सरकारें हैं, 20 साल से बिहार में जो सरकार है, उसने एक प्लान किया हुआ है। उस प्लान, सरकार को लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार। एक इंजन दिल्ली में नरेंद्र मोदी है, जो अडानी और अंबानी के करीब हैं, गोदी में बैठे हुए हैं अडानी के। आजकल तो अंबानी से कुछ कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर दिया है, तो सारी नीतियां उनके लिए बनानी है। और दूसरा उनका इंजन बिहार में नीतीश कुमार है। ये यहाँ से अंबानी के लिए या उस तरह के कारखानों के लिए सस्ते मजदूर को सप्लाई करने वाले। तो बिहार में कोई कल कारखाना नहीं खोलना है। अगर खोल देंगे तो फिर नीतीश कुमार मोदी जी के लिए सस्ते मजदूर सप्लायर कैसे बनेंगे? तो अभी इनको बिहार से मजदूर सप्लाई करना सस्ता दाम पर, बिहार के लिए साजिश है। साजिश ही है। बिहार में कोई कल कारखाना न खुलना, जो खुले थे उसको धीरे धीरे बंद कर देना। अखबार के, कागज के कारखाने कई सारे बंद हो गए, चीनी मिल बंद हो गए, कई सारे मिल तो बंद हो गए। ये आपका पटना में कुछ कारखाने मिल जाएंगे पुराने, जो एकदम खंडहर बन के बैठा हुआ। तो कोई नया कारखाना नहीं खोलना है, कोई बड़ा कारखाना नहीं खोलना है, कोई प्रोजेक्ट नहीं लाना है, बल्कि बिहार में अपनी सरकार है, उसको मैनेज करके वहां से मजदूर ले आना है और अडानी जी को दे देना है कि लो अपने फैक्ट्री में लगा दो। ये सस्ते मजदूर है, इनका कोई बिहार में कुछ था नहीं, इनको 10,000 भी दोगे तो काम कर लेंगे, इनको 12,000 भी दोगे तो काम कर लेंगे। ये जो एक साजिश है, उसी के खिलाफ तो हम लोग लड़ रहे हैं। इसके लिए कोई विजन है, कोई ब्लूप्रिंट है महागठबंधन के पास कि कैसे इंडस्ट्रीज आएंगी बाहर से, कैसे कंपनीज बाहर से बिहार आएंगी? बिल्कुल ब्लूप्रिंट हमारे पास है। कंपनियों को यहाँ पर लाना होगा, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर
यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर तो कितनी भयावह स्थिति में आप लोग देख रहे हैं। कोई दिन ही शायद सरकार ऐसा कोई ही दिन होगा जिसमें अखबार में कोई अपराध की घटना न चले। हर दिन कोई ना कोई घटना है। तो यहाँ पे अपराध में नियंत्रण हो, यहाँ पे जनता के मजदूरों के हित में कुछ सरकार सोच पाए, तो कई सारे विकल्प। तो लेकिन ये जो थकी हुई सरकार है, ये जो जिसके मुख्यमंत्री ही अपने कंट्रोल में नहीं है, वैसी सरकार से संभव तो है नहीं। महागठबंधन की सरकार आएगी, बिहार में रोजगार का माध्यम हम लोग जनरेट करेंगे। अच्छा, सत्ता पक्ष के लोग लगातार लालू जी को टारगेट करते हैं चारा चोर कह के। आप लोग मोदी जी को वोट चोर कह रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा जो कि कैग की रिपोर्ट आई जिसमें 71,000 करोड़ का हिसाब ना दे पाने की बात है, सरकार 71,000 करोड़ का हिसाब नहीं दे पाई है। वो मुद्दा कहाँ गुमसुम हो गया, खो गया? आप लोगों ने कहीं उसकी बात नहीं की उतने मुखर होके। हम लोगों ने तो उसके लिए आवाज भी उठाई, बल्कि सड़कों पर आंदोलन भी चलाया। और वो जो 71,000 करोड़ रुपए है, वो तो इस साल का रिपोर्ट है। लेकिन बिहार में, केंद्र में, एनडीए की सरकार में, जहां एक ढकोसला धरने वाला व्यक्ति कह रहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, उसके पूरे रीजन में खरबों रुपए के कई करप्शन। जैसे अभी 71,000 करोड़ आपने सुना, राफेल डील जो था वो शुद्ध रूप से करप्शन। सरकारी संस्थान, हिंदुस्तान एरोनॉटिक संस्थान से लेकर के टेंडर आप बिना कोई एक्सपीरियंस वाले अंबानी समूह को आप दे देते हैं, क्योंकि आपको कमीशन लेना था। फ्रांस से जाकर के आप डील कर ले आते हैं दूसरा, क्योंकि आपको कमीशन लेना था। तो ये सरकार ऊपर से लेकर के नीचे तक करप्शन में डूबी हुई है। लेकिन अब सवाल है कि इस करप्शन पे बोलेगा कौन? बोलने के लिए सरकार विपक्ष बोलेगा ना, विपक्ष की जिम्मेदारी है। विपक्ष तो बोला, लेकिन इस पे कार्रवाई कौन करेगा? इसको चिन्हित कौन करेगा कि हाँ ये करप्शन है? ये करेगा जो संवैधानिक संस्थान है, जो ईडी है, जो सीबीआई है, जो इनकम टैक्स है। ये संवैधानिक संस्थान इसलिए बनते हैं ताकि सरकार के ऊपर नियंत्रण रखा जा सके। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि इस सरकार में वही सब मोदी जी के चुंगल में, स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र नहीं है उनका। वो बेसिकली जैसे भाजपा का एक संगठन है बजरंग दल, उनका एक संगठन, उनका एक जुड़ा हुआ आरएसएस से कनेक्शन, हिंदू युवा वाहिनी उनका है, वैसे ही उनका ईडी है, वैसे ही उनका सीबीआई है, वैसे ही उनका इनकम टैक्स है। तो ये सब उसके संगठन के बतौर काम कर रहे हैं। सब संस्थानों को हाईजैक करके उसके टॉप पोस्ट पर अपने लोग बैठा करके, बाकियों को डरा करके, कुछ को जेल में डाल करके, कुछ के मुंह में पैसा डाल करके, इन्होंने यही किया है। देश को 11 साल में कितना पीछे ले जाया गया, ये जब सरकार जाएगी और कोई ढंग से जांच होगा तब लोगों को समझ में आएगा। अब चुनाव नजदीक है और डेली अखबारों में नई नई घोषणाएं जो कि सरकार की तरफ से हो रही हैं। आज के भी अखबार में 4,000 से ज्यादा करोड़ की योजना, 17 योजनाओं का शिलान्यास नीतीश कुमार जी ने किया है। तो सही है, लेकिन ये जो घोषणाएं हो रही है, इतनी मांगे हो रही है बिहार में, आप पता कीजिए कि वो कितने समय से लंबित मांगे। जैसे हमारे पालीगंज में समदा गांव पुल बन रहा है पुनपुन नदी पर, 4 जिलों से वो कम से कम 50 गांवों को जोड़ेगा। लेकिन वो 50 साल पुरानी मांग थी। लड़ झगड़ के, कैसे करके, संघर्ष करके विधानसभा में वो मुद्दा पहले बार में उठाए, खारिज हो गया, दूसरी बार लड़े, तीसरी बार लड़े, तब जाकर के वो पास हुआ। तो 15 साल बीच में लालू जी के भी हैं। हाँ, नहीं बन पाया था। आज लेकिन वो सरकार ने उसको किया। ऐसे ही उन्होंने किया कि भाई जो बिहार में गरीबों की एक मांग थी कि बिजली बिल 200 यूनिट बिजली मुफ्त कर दो, उसको भी पूरा किया गया। उसमें मतलब 125 यूनिट दिया सरकार ने। तो असल में विपक्ष से डरी हुई सरकार है। जहां पे विपक्ष का जो भी मेन कैंपेन लाइन था हमारा, हमने कहा कि भाई बिहार में जो गरीब लोग हैं उनको बिजली बिल देना संभव नहीं है, 200 यूनिट बिजली आप नहीं दीजिएगा तो आपको गद्दी से हटा देंगे। अब उनको गद्दी जाते हुए दिख रही, तो वो महागठबंधन के कुछ नकल में ही, कुछ डर में ही सही, लेकिन कुछ काम तो कर रहे हैं। इन सारे कामों का, इन सारी योजनाओं का, इतने उद्घाटन और घोषणाओं का जनता पे असर तो पड़ेगा ना। जनता पे असर पड़ रहा है। जनता में यही लग रहा है कि भाई जब महागठबंधन विपक्ष में रह करके
जब इतना काम करवा सकता है? तो इसका क्रेडिट भी विपक्ष ही ले रहा ऑब्वियसली विपक्ष का है। है। हाँ। बिजली बिल माफ करने के सवाल पे आप सुन लीजिएगा, नीतीश कुमार जी एक बार नहीं, सदन के अंदर 10 बार मेरे सवाल के जवाब में भी उन्होंने कहा था, जब मैंने एक बार उठाया था कि 200 यूनिट बिजली मुफ्त दीजिए, दिल्ली में दिया जा सकता है, पंजाब में दिया जा सकता है, तो बिहार में भी दिया जा सकता है। उसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम तो कितना बार कह दिए कि बिजली मुफ्त नहीं होगा, 1 यूनिट भी बिजली मुफ्त नहीं देंगे। तो वो तो सरकार कह रही थी ना, खुद ही कह रही थी कि नहीं देंगे, आज दे रही। तो उनको क्या क्या चीज का क्रेडिट चाहिए? जब तेजस्वी यादव के नेतृत्व में उस समय महागठबंधन ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम 10 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, तो क्या कहा नीतीश जी ने? कहाँ से लाइए, बाप के यहाँ से पैसा लाइएगा। आज अगर रोजगार मिल रहा है तो कौन नीतीश कुमार क्रेडिट ले सकता है? कहाँ से ले सकते हैं? ये महागठबंधन का आंदोलन, महागठबंधन का दबाव, महागठबंधन का नेतृत्व, हमारा संघर्ष, उसके चलते ये चीजें हो रही है। वो चाहे आपका बिजली बिल का मामला हो, पेंशन, आप बताइए 400 पेंशन 20 साल से क्यों मिल रहा था? आज से पेंशन का मांग चल रहा है। विधानसभा में 20 बार लोगों ने इस पे हंगामा किया, विधायकों ने 20 बार। लेकिन हमने जब कहा कि हम आएंगे और 1500 आते ही कर देंगे, तो आपको करना पड़ा 1100। आपने नकल की, लेकिन अकल की कमी थी, आप 1500 ही कर देते तो जनता के लिए ठीक था। तो ये सारी चीजें महागठबंधन की मांगों के चलते हुआ। यही नीतीश कुमार अड़े हुए थे कि भाई हम अनुमंडल में एक डिग्री कॉलेज है तो डिग्री कॉलेज नहीं खोलेंगे। लेकिन हर विधानसभा में जब इस पे हंगामा शुरू हो गया, मैंने भी 2-3 बार हंगामा किया, हमारे पालीगंज में डिग्री कॉलेज खोलना पड़ेगा। इस बार सदन में उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं भाई, अनुमंडल में, हमारा प्रस्ताव था उसमें कि अनुमंडल में डिग्री कॉलेज की जो सीमा है उसको हटाइए और हर ब्लॉक में एक डिग्री कॉलेज सरकार दे, तब बिहार में एजुकेशन ठीक से होगा। उसको सरकार ने माना। तो इतने साल से जो बात कह रहे थे, अब जाकर के वो झुके। तो इसलिए झुके क्योंकि उनके ऊपर आंदोलन का, महागठबंधन का दबाव था और चुनाव हारने का डर था। अभी अभी मैं आपको सुन रहा था, आप बात कर रहे थे विदेश नीति की, कि विदेश नीति डंका बज रहा है। चाइना से किस तरीके से मोदी जाके मिले, अमेरिका ने क्या हाल कर दिया, टैरिफ लगा दिया। तो जो विदेश नीति की चर्चा है, वो क्या मुद्दा है बिहार के चुनाव में? बिहार की जनता उसको, विदेश नीति को समझ पाती है? देखिए, बिहार की आम जनता, गरीब किसान लोगों से कोई ज्यादा मतलब तो नहीं है, लेकिन एक तबका तो है जो चिंतित है इसको लेके। एक तबका तो है जिसको लग रहा है कि भाई भारत जो है उसके अपने पड़ोसी राज्यों, पड़ोसी देशों के साथ संबंध अच्छे होने चाहिए थे। दुनिया में अर्थव्यवस्था के मामले में हमारी संप्रभुता होनी चाहिए। देखिए, संप्रभुता जो शब्द है वो मानीखेज है। वो संविधान के प्रियम्बल में केवल शब्द के लिए नहीं है। संप्रभुता का मतलब होता है कि वो देश जो अपनी आर्थिक नीति, अपनी घरेलू नीति और अपनी विदेश नीति, माने अपना गृह, अपना अर्थव्यवस्था और अपनी विदेश नीति खुद तय कर सके, उस देश को कहते हैं संप्रभु देश। सोवर्निटी इसी को कहते हैं। लेकिन मोदी रिजीम में हमने देखा कि हमारी विदेश नीति पूरी तरीके से अमेरिका के सामने घुटना टेकने वाली नीति बन गई। हम अमेरिका के सामने खड़ा हो ही नहीं पाए। हमारे प्रधानमंत्री को एक लत है, वो लत है कि वो किसी के गले लग जाते हैं, दांत दिखा करके फोटो खिंचवाते हैं और दिखाते हैं कि बड़ा मस्त डंका बज रहा है। वो बेसिकली प्रधानमंत्री को, या जो अभी दुर्भाग्य से विदेश मंत्री हमारे हैं एस जयशंकर अधिकारी हैं, लेकिन पूरी तरीके से फ्लॉप विदेश नीति इन लोगों ने चलाया। वो असल में इनकी जो विदेश नीति है वो पप्पी झप्पी की विदेश नीति और कैमरामैन की विदेश नीति। 5 कैमरा को ले जाइए, वहां से फोटो खिंचवाइए, वहां से गले मिलिए, अंदर से कोई डील ना हो, डील कुछ बात भी हो तो अडानी के लिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दीजिए, बांग्लादेश में जाकर के वहां पे उनको कोयला का खदान उनका खुलवा दीजिए, कोयला का उनका कुछ, बिजली का कुछ संयंत्र लगवा दीजिए। अमेरिका में जाइए, फ्रांस में जाइए तो जाकर के वहां से अंबानी के भाई के लिए राफेल डील में मदद करवा लीजिए, HAL से लेकर के उनको शिफ्ट करवा दीजिए। तो अपने साथ कॉरपोरेट को ले जाकर के उनके फायदे के लिए दूसरे देशों के साथ बातचीत करना, कुछ फोटोग्राफ्स खिंचवाना और देश में झूठा प्रचार करना, यही होता रहा है। 2020 के चुनाव में ओवैसी साहब यहाँ चुनाव लड़ने आए थे। सीमांचल के इलाके में खासा नुकसान महागठबंधन को ओवैसी साहब ने किया। आप लोग कहते रह गए कि ओवैसी साहब भाजपा के बी टीम है, बी टीम है।
अब फिर आएंगे। उन्होंने ऑफर भी दिया महागठबंधन को, हमें गठबंधन का हिस्सा बनाइए, लेटर लिख के भेजा। आपने उनको अपने साथ नहीं लिया। कितनी तैयारी हो वैसी साहब नुकसान ना पहुंचा पाए उसके लिए यार? देखिए, ओवैसी साहब को हम कभी भाजपा का बी टीम नहीं कहते, उनकी राजनीति अपनी है। और बिहार में वो महागठबंधन का हिस्सा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हम तो चाहते हैं कि देश में बीजेपी जो है वो केवल एक टीम रहे, बाकी सब लोग बीजेपी के खिलाफ रहे। बीजेपी कोई सामान्य राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये एक फासिस्ट ताकत है। ये कहां तक नीचे जा गिर सकता है इसको कोई नहीं जानता। तो बीजेपी के खिलाफ जितने लोग रहे, हम तो चाहते हैं कि सब लोग एक साथ रहें। अब बिहार की राजनीति में महागठबंधन के लिए रणनीति बननी है, तो उसमें तो फैसला जो है वो सभी पार्टी के जो टॉप नेता हैं, जो तय किए गए हैं अपनी अपनी पार्टियों से पदाधिकारी, उनको बैठ के तय करना है। वैसे साहब अलग लड़ेंगे तो फिर नुकसान करेंगे? कोई नुकसान नहीं करेंगे। देखिए, बिहार में इस बार माहौल दूसरा है। ये बाकी किसी चुनाव से ये चुनाव अलग होने जा रहा है। अभी सब लोग देख रहे हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री के नाम पे केवल एक फेस है, उस फेस के पीछे कुछ है नहीं, वो खाली है। वहां 2 IAS बैठे हुए हैं, वहां 2 करप्ट मंत्री बैठे हुए हैं, जदयू में नाम के हैं लेकिन वो बीजेपी का स्लीपर सेल का काम करते हैं। तो जनता एक कठपुतली सरकार के पास अब नहीं जाने जा रही है। दूसरी तरफ जो 17 महीने की सरकार रही महागठबंधन की, उसने एक मैसेज दिया है। नीतीश कुमार चाहे जितना ढिंडोरा पीट ले कि हम दिए रोजगार, हम दिए जो भी क्या, आपने जो कहा था कि हम भी कहां से लाएंगे इतना पैसा, वो जनता को याद रह गया। तो जनता में एक मैसेज है कि वो जो 17 महीने की सरकार थी, जैसे देखिए उस 17 महीने की सरकार में एक और बड़ा काम हम लोगों ने करवाया था। बिहार में जितने नियोजित शिक्षक हैं, 2004 से लेकर के अब तक जितने बहाल नियोजित शिक्षक थे, उन सबको राज्य कर्मी का दर्जा दिलवाया गया। और वो बिहार के हर गांव के रहने वाले हैं और बिहार के हर गांव में पोस्टेड भी हैं। उनको राज्य कर्मी का दर्जा वही 17 महीने की सरकार में दी गई थी। तो एक बात लोगों में है कि 17 महीने तक छोटा मौका ही मिला, डिप्टी सीएम ही थे, लेकिन तब कुछ काम हुआ। अगर ये सीएम रहते, 17 महीने देख के लोग वोट करेंगे, उसका असर रहेगा। वो एक अनुभव लोगों में गया है, रोजगार के मामले में गया है। उसी समय कई सारे और हम लोगों ने काम करवाए थे। खेल के मामले में मेडल लाओ, नौकरी पाओ, तो खेल को बढ़ावा देने के एंगल से। रोजगार के लिए कई सारा समिट का प्लानिंग हुआ, डॉक्यूमेंट, उसका एक पूरा डॉक्यूमेंटेशन तैयार हुआ। तो ये कामें हुई, ये काम हम लोग उस समय किए। और अभी जो सरकार आएगी उसमें हम लोग बुनियादी चीजों पर ध्यान देंगे। बिहार में नई पार्टी एक आई है, जन स्वराज प्रशांत किशोर की। वो बहुत एक बड़ा नेटवर्क, उन्होंने बताते हैं कि राजद भाजपा बिहार में जितनी पार्टियां, सबसे ज्यादा कार्यकर्ता जन स्वराज के पास है। तो क्या बिहार में चुनाव इस बार त्रिकोणीय होगा? कौन करा कि जितना राजद के पास, प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं। दावा कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए इंसान जो है वो आदमी नहीं है, नागरिक नहीं है। उनके नागरिक जो है वो डेटा है। उनको लगता है कंप्यूटर पर डेटा ला करके वो सब चीज कर लेंगे, तो डेटा से राजनीति नहीं चलती है। राजनीति उसके बियॉन्ड है। आपको अपनी विश्वसनीयता बनानी पड़ती है। जैसे कुछ सवाल पे अगर आप कोई राजनीतिक दल है, तो आपको तो हर सवाल पे मुखर होना पड़ेगा। प्रशांत किशोर को हमने देखा कि बिहार में मुसलमानों के लिए अलग से आप सभा कर रहे हैं, ठीक बात है, कीजिए। हर समाज के साथ सभी पार्टियों को जुड़ने का हक होना चाहिए। लेकिन देश के अंदर जो इस्लामोफोबिया चल रहा है, जो एक हेट अगेंस्ट मुस्लिम चल रहा है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़काओ, कुछ भी करो, मुसलमानों को पीटो, ये जो एक कैंपेन चल रहा है, क्या मुसलमानों के खिलाफ हेट कैंपेन के खिलाफ हेट कैंपेन चलाने के मुद्दे पर प्रशांत किशोर ने आज तक जबान खोली? नफरत की जो राजनीति देश में चल रही है, जो कि हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है, क्या एक शब्द उस पर कहा है प्रशांत किशोर ने? आप देख रहे हैं कि देश में मॉब लिंचिंग की घटना, कभी कुछ, तो कहाँ कुछ बोल पा रहे हैं? ये जो वक्फ संशोधन बिल लाया गया, कहाँ कुछ बोल पाए आप? जब जैसन तब तैसन, कनियों के भाई दुल्हों के भाई, यही उनका थियरी है। शुरुआत जब था तो उन्होंने कहा कि हम आंदोलन में यकीन नहीं करते हैं। फिर एक चलता फिरता बढ़िया आंदोलन, बीपीएससी के बच्चों का आंदोलन चल रहा था, बेचारों को जाकर के वहां पे कंबल के नाम पे तमाशा किए, बच्चों का आंदोलन ले गए गांधी मैदान में, वहां से उनको डिस्टर्ब किया। तो अपनी राजनीति उनकी है। वो एक अच्छे विश्लेषक शुरुआत में
उनके विश्लेषण हम लोग सुनते थे, लेकिन जो अच्छा विश्लेषण कर सके, जरूरी नहीं कि वो समाज का नब्ज भी समझ सकता है। जैसे एक बड़ा सवाल बिहार के राजनीति में हमेशा से रहा है, सामाजिक न्याय, आरक्षण का सवाल। उसके लिए हम लोगों ने कोशिश की कि भाई बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाइए, जो कैप बना हुआ है 50% का उसको इंक्रीज कीजिए, 65% ले जाइए। और ये जो कास्ट सर्वे हुआ उसके डेटा से भी ये साबित हुआ। कहाँ प्रशांत किशोर इस पे एक शब्द कह पाएंगे? वो कह के देखे कि भाई नहीं, वो कह के देखे कि हम चाहते हैं कि भाई आरक्षण का दायरा जो है बढ़ जाना चाहिए, नहीं बोल पाएंगे। उस डेटा के हिसाब से आप लोग के पास कोई पॉलिसी है? क्योंकि डेटा में संसाधन कितने ऊपर नीचे हैं ये सभी लोगों ने देखा। 14% के आसपास यादव, 7% भूमि, 3% भूमियार, 40% जमीन। तो ये जो इतना गैप है संसाधनों में, कैसे, कौन सी पॉलिसी ऐसी आएगी कि आप जमीनों का बंटवारा करेंगे दोबारा से? तो वही कह रहे हैं, एक तो उसमें जो कास्ट सर्वे का रिपोर्ट आया है उसमें जमीन का नहीं दिया गया। हम लोग को चाहते थे कि जमीन का भी आप दीजिए, किस जाति के पास। नहीं, वो कास्ट सर्वे के रिपोर्ट का नहीं, जमीन वो आंकड़ा है, वैसे किसी और का आंकड़ा होगा। कास्ट सर्वे में एजुकेशनल आया है, कितना इनकम है, ये सब आया है, लेकिन किसके पास कितनी जमीन है, किस जाति के पास कितनी जमीन है, ये आंकड़ा नहीं। तो खैर हम तो जान रहे हैं सरकार के पास वो तो आंकड़ा है कितने लोग भूमिहीन है। तो आप कम से कम भूमिहीन जो लोग हैं उनको सरकारी जो जमीन आपके पास पड़ी हुई है, हम तो किसी से जमीन छीनने के लिए भी आपको नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकारी जमीन अगर आपके पास पड़ी हुई है तो आप भूमिहीनों को क्यों नहीं दे सकते हैं? आप शहरों के अंदर ऐसे कुछ जगह चिन्हित करके कुछ बड़े रहने वाली जगह क्यों नहीं बना सकते जहां शहर के झुग्गी झोपड़ी के लोगों को वहां रहने दिया जा सके? वेलफेयर सरकार तो ऐसे ही चलना चाहिए। गांव देहात के अंदर आप 5-5 डिसमिल जमीन सबको दे दीजिए, आप दे सकते हैं क्योंकि आपके पास इतनी जमीन है। तो ये सब इनके विल पावर में, माने ये इनके लिए एजेंडा भी नहीं है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात आप उस पार्टी के लिए कर रहे हैं कि 35 साल की ये बात करते हैं, 90 के बाद की बात, बिहार बहुत खराब हो गया 90 के बाद। जैसे इनको लगा कि 90 से पहले बहुत बढ़िया था। वो दौर, जिस दौर में गरीबों के पास वोट डालने का अधिकार नहीं था, संविधान ने दे दिया था, लेकिन उनके गांव के जो जमींदार थे, उनके गांव के जो लठैत थे, जो वहां के सामंती ताकत थे, वो नहीं वोट डालने देते थे। माले पार्टी का गरीबों के वोट डालने के अधिकार से ही जन्म हुआ है। हमारी पार्टी जो है, हम लोग का पार्टी ऐसे बना कि गरीब दलित अपना वोट डालेगा, तुम मारोगे हम भी मारेंगे। वहां से ये पार्टी बनी, वहीं से लोग ऑर्गेनाइज हुए। तो 90 के पहले का वो दौर जहां किसी को सामाजिक सम्मान नहीं मिल रहा था, मनुस्मृति के पद चिन्हों पर समाज चल रहा था, सत्ता उसकी पहरेदारी में लगी हुई थी, उस दौर पे तो बात नहीं करते प्रशांत किशोर कभी भी। क्योंकि उस दौर पे बात करेंगे तो उनके जो अवशेष आज बने हुए हैं, उसके जो आज सामंती ताकत बचे हुए सत्ता में बैठे हुए, वो लोग नाराज हो जाएंगे इनसे। तो इनको सबका भाई कहलाना है, कनियों का भाई कहलाना है, दूल्हों का भाई कहलाना। तो इनकी राजनीति अलग है। लेकिन बिहार में विशेष खास करके ये चूंकि सोशल मीडिया मैनेजमेंट इनका काफी स्ट्रॉन्ग चलता है, तो वहां से इनकी है, वहां से मैंने ध्यान देते हैं उस पर, सोशल मीडिया पे हम ध्यान देते हैं। हम लोग भी, आपसे बात हो रही है, आप जाकर के चलाएंगे तो सोशल मीडिया पे ही तो गया। तो हम लोग तो उस तरह का वीआईपी आदमी नहीं है कि काम करे 10 पैसा और सोशल मीडिया पर करे 90 पैसा। हम तो 100 पैसा काम करने में यकीन रखते हैं। अब उसका जितना सोशल मीडिया में चलेगा उतना चलेगा। सीट शेयरिंग में कोई उलझन? क्योंकि अब सारे दावेदार बड़े हैं, आपका भी स्ट्राइक रेट पिछले चुनाव में बहुत अच्छा रहा था, आपकी भी डिमांड ज्यादा होगी। वीआईपी मुकेश साहनी आए, वो भी कह रहे हैं हम 60 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। पार्टी में इसके लिए लोग तय है कि कौन बात करेंगे, वो लोग जाकर के बात करेंगे। कोई उलझन नहीं? नहीं, कोई उलझन नहीं है। चुनाव में हम लोग का एजेंडा केवल सीट का मामला नहीं है। मामला हम लोग बिहार बदलना चाहते हैं, और उसमें महागठबंधन के पक्ष में जो चीजें रहेंगी, जैसे हमारा एक सीधा तर्क है कि पिछली बार माले जो इतने जिलों से हम लोग को लड़ना चाहिए था, ताकि उस जिले में एक मैसेज जाए, गरीबों के पास, भूमिहीनों के पास उस जिले में एक मैसेज रहे कि हाँ माले भी इसमें है। तो अगर हमको दरभंगा में सीट मिलेगी तो उसका इम्पैक्ट पूरे दरभंगा सीट पे हो जाएगा, माले साथ में। मधुबनी में अगर हमें एक सीट मिले तो मधुबनी का जो पूरा इलाका है, वो मिथिला का पूरा जोन, वहां पे एक मैसेज रहेगा कि हाँ माले भी है। तो माले का मतलब होता है गरीबों का यकीन, दलितों का यकीन। तो ये पार्टी वो है। तो हम चाहते हैं कि रणनीति के बतौर सरकार, मतलब महागठबंधन को जरूर सोचना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा सीटों जिलों में माले को एक सीट दिया जाए, ताकि वहां एक मैसेजिंग के हिसाब से रहे।
और वो चुनाव के ओवरऑल रिजल्ट में उसका फायदा होगा। अच्छा, एक सवाल और, क्योंकि आपने उसका जिक्र किया कि गरीबों का यकीन और दलितों का यकीन माले का मतलब है, लेकिन फिर भी हम लोग जब पार्टी के अंदर झांकते हैं तो फिर भी टॉप लीडरशिप पे वही एक तबका दिखाई देता है। नहीं, टॉप लीडरशिप हमारे यहाँ सेंट्रल कमेटी होता है हमेशा से। सेंट्रल कमेटी है, सेंट्रल कमेटी में खुद मैं भी मेंबर हूँ, कई सारे लोग हैं। तो हमारी पार्टी में सारे कमेटियों का जो संचालन है वो बहुत लोकतांत्रिक तरीके से है। हमारी ज़रूर ये कोशिश होती है कि जो भी डिसीजन मेकिंग पोस्ट हैं वहाँ समाज के हर तबके का वहाँ पे भी है हिस्सेदारी। हाँ, हिस्सेदारी वहाँ पे रहे, तो उसके लिए हम लोग सायास कोशिश करते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि पार्टी का ओरिएंटेशन कहाँ है। पार्टी में टॉप पोस्ट पर कोई दलित ही बैठ जाए, कोई दूसरे वंचित तबके के लोग रहें, लेकिन अगर उसका ओरिएंटेशन सही नहीं, जैसे एक उदाहरण मैं दूंगा उत्तर प्रदेश का। मायावती जी की सरकार थी, ऊपर से लेकर के नीचे तक लगा कि नहीं दलितों की एक सरकार बनी है, ये लोग मिल करके बिहार उत्तर प्रदेश में दलितों का कुछ कल्याण कर लेंगे। लेकिन उसके बावजूद उत्तर प्रदेश के दलितों को जमीन का अधिकार नहीं मिला। अगर ये माले में होता, अगर माले के पास इतनी ताकत आ जाए तो बिहार का कोई दलित, कोई भूमिहीन नहीं बचेगा जिसके पास जमीन ना हो। तो आखिरी अभी हम लोग जब सरकार में नहीं है, आप बिहार में घूमिए, गांव देहात के इलाकों में जाइए, हमारे इलाके में जाइए, आपको हर विधानसभा में, हर प्रखंड में दर्जनों गांव ऐसे मिल जाएंगे जिसको माले ने खड़ा होकर के बसाया है, जमींदारों से लड़ करके, शहादत दे करके, वो जो फाजिल जमीन उनकी थी, सीलिंग एक्ट से फाजिल जो जमीन थी, उसको दखल करके वहां पे गरीबों को, दलितों को बसाया है माले ने, और वो 50-50 साल तक। तो ऐसे आपको कई उदाहरण मिल जाएंगे। आखिरी सवाल, आपके महागठबंधन का चेहरा कौन है? कोई संशय है? नहीं, कोई संशय नहीं है भाई। महागठबंधन के अंदर सबसे बड़ा राजनीतिक दल जो है वो राष्ट्रीय जनता दल है, वो नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। महागठबंधन में कोई इसको लेकर कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं है। लेकिन ये मीडिया जो है ये चाहती है कि एनडीए पर चर्चा ना हो। महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, महागठबंधन में नेता तय नहीं। अरे उधर एनडीए का तो बताओ, क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा है? अगर हैं तो भाजपा के टॉप नेता ये बात क्यों नहीं कह रहे हैं? वो तो सिटिंग मुख्यमंत्री है। हमारे यहाँ तो कोई सिटिंग मुख्यमंत्री नहीं है। वहां सिटिंग मुख्यमंत्री आपका सीएम फेस है कि नहीं है? अगर हैं तो क्या वो इस स्थिति में है कि वो बिहार में दोबारा सीएम बन सकते हैं? उनकी मानसिक स्थिति ऐसी अच्छी है, शारीरिक स्थिति ऐसी है? ये ज्यादा फोकस करने लायक चीज है। इधर तो सब तय है। तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, महागठबंधन से सीएम का फेस वो रहेंगे। ये तो पिछले बार भी था, इस बार भी है। लोकसभा के समय भी वो नेता थे, सबसे बड़े राजनीतिक दल के नेता हैं। महागठबंधन ने सर्वसम्मति से उनको चुना, एक भी उसमें इफ बट नहीं था। तो ये सवाल ही नहीं है, सवाल उधर है। ठीक, बहुत शुक्रिया। हम लोग बातचीत कर रहे थे संदीप सौरभ जी से, पालीगंज से विधायक हैं, CPI-ML के नेता हैं। संशय इंडिया गठबंधन में नहीं है कौन होगा नेता अगर गठबंधन की सरकार बनती है, तो संशय है एनडीए की तरफ। क्या नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे? अगर चेहरा होंगे तो उनकी स्थिति, स्वास्थ्य, शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति इस तरीके की है कि वो बिहार चला सकते हैं? क्योंकि बीते कई समय से मीडिया के सामने भी नहीं आए हैं, आ भी नहीं रहे, आए हैं तो मंचों से कुछ इस तरीके की तस्वीरें आई हैं जो जिससे लगता है कि कुछ अस्वस्थ हैं। और बाकी पूरे बिहार के मुद्दों पर बातचीत हुई है। क्या विजन महागठबंधन का है, किस तरीके से काम होगा, और क्या 17 महीनों वो जनता की नज़र में वो 17 महीने रहेंगे जो बीच में महागठबंधन की सरकार बनी थी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के गठबंधन से? क्या वो 17 महीने, उन 17 महीने के कामकाज को जनता देख रही है और उन्हीं को देख के क्या वोट करेगी, या फिर बीते 20 साल में कुछ ऐसा काम नीतीश कुमार का लगा जो जनता के ध्यान में है? आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो में खत्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।